तो बेटा अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, उपसंयोजी यौगिक में हमने पढ़ लिया, उपसंयोजी यौगिक में क्या पढ़ लिया हमने, लिगेंड्स पढ़ लिए और केंद्रीय धातु परमाणु को पढ़ लिए। लिगेंड्स आवेश के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एक ऋण आवेशित लिगेंड्स होते हैं और एक उदासीन लिगेंड्स होते हैं। और दंतुरता के आधार पर हमने पढ़े 3 प्रकार के, कौन कौन से, एक दंतुर, द्विदंतुर और बहुदंतुर। एक दंतुर को मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड और पॉलीडेंटेड होते हैं। इनके एग्जाम्पल्स आपको याद रखने पड़ेंगे क्योंकि आगे जो टॉपिक आने वाले हैं उसमें काम आएंगे। तो अब हम देखते हैं समन्वयन संख्या, क्या देखते हैं, समन्वयन या उपसहसंयोजन संख्या। तो ध्यान देना कि समन्वय संख्या, उपसंयोजन संख्या होती क्या है, ध्यान से सुनना। अपन ने एक एग्जाम्पल उठाया, हमारा वही एग्जाम्पल फिर हम वापस ले आते हैं, FeCN6, ठीक। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, FeEn होल थ्राइस और Cl3। यहाँ हम एक तीसरा एग्जाम्पल उठा लेते हैं, NiCO4, ठीक। तो अब हमें याद रखना है कि लिगेंड्स हमारे पास जो दिए गए हैं वो किस प्रकार के हैं, किस प्रकार के हैं। तो साइनाइड हमारा Cn, साइनाइड हमारा कैसा है, एक दंतुर लिगेंड्स है, एक दंतुर लिगेंड्स है। En हमारा द्विदंतुर लिगेंड्स है, और यहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड भी हमारा कौन सा दंतुर लिगेंड्स है, एक दंतुर लिगेंड्स है, एक दंतुर लिगेंड है। अब ध्यान सुनना, परिभाषा आ रही है आपके सामने कुछ इस तरीके से। क्या है परिभाषा, कि केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से, या आयन से जुड़े हुए एक दंतुर लिगेंड्स की संख्या, लिगेंड्स की संख्या क्या कहलाती है आपकी, समन्वयन संख्या कहलाती है, समन्वयन संख्या कहलाती है। तो अब जहां पर एक दंतुर लिगेंड जुड़े होंगे वहां तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि समन्वय संख्या इतनी होगी, पर जहां द्विदंतुर या बहुदंतुर लिगेंड जुड़े हैं वहां हम समन्वय संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहां पर एक दंतुर लिगेंड्स कितने हैं बेटा, साइनाइड 6। तो आयरन की समन्वय संख्या, आयरन की समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी बेटा, परिभाषा के हिसाब से हमारी कितनी हो जाएगी, 6। पर यहां पर हमारा कौन जुड़ा हुआ है, द्विदंतुर। तो द्विदंतुर जुड़ा है तो यहां आयरन की समन्वय संख्या कितनी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए। तो ध्यान रखो परिभाषा, एक दंतुर लिगेंड्स जितने जुड़े हैं तो द्विदंतुर कितने जुड़ेंगे, 2। तो यहां पर द्विदंतुर कितने हैं, 3, और गुणा कर देंगे किससे, 2 से। तो क्या हो जाएगा हमारा, द्विदंतुर के लिए कितनी दंतुरता आ गई, 2, और कितने जुड़े हुए हैं, 3। तो कितनी आ गई हमारी समन्वय संख्या, 6। तो आयरन की समन्वय संख्या कितनी होगी, यहां पर आयरन की समन्वय संख्या कितनी होगी, यहां पर 6। अब यहां देखिए हम निकेल, कौन है हमारा, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड एक दंतुर है, कितने जुड़े हैं, 4। तो यहां पर समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी, समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी आपकी, 4। किसकी, निकेल की। तो परिभाषा आपको पहले याद करनी है कि परिभाषा है क्या। तो समन्वय संख्या की परिभाषा है केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से जुड़े हुए एक दंतुर लिगेंड्स की संख्या को क्या कहते हैं हम, समन्वय संख्या। अब एक परिभाषा आप ये भी याद कर सकते हैं चाहें तो, क्या,
लिगेंड्स द्वारा दान किए गए इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या क्या कहलाती है बेटा? समन्वयन संख्या कहलाती है। तो हम इस प्रकार से भी याद करके हम याद रख सकते हैं कि किसकी समन्वय संख्या कितनी होगी। ठीक, तो यहां पर कौन है? साइनाइड, एक दंतुर कितना इलेक्ट्रॉन योगदान करेगा? 1। कितने जुड़े हैं? 6। तो यहां पर समन्वय संख्या कितनी निकल आई? 6। यहां पर कौन है बेटा? द्विदंतुर कितने इलेक्ट्रॉन युग्म दान करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन योगदान करेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन योगदान करेगा, कितने जुड़े हैं बेटा? 3। तो कितनी समन्वय संख्या आ गई? 6। यहां पर कौन है? एक दंतुर, कितने जुड़े हैं? 4। तो यहाँ समन्वय संख्या कितनी आ गई? 4। तो हम इस परिभाषा के अकॉर्डिंग भी हम समन्वय संख्या निकाल सकते हैं। हम आगे और भी एग्जाम्पल करेंगे, अभी आप इसको नोट करो फटाके से बेटा सभी लोग। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है समन्वयन मंडल या उप सहसंयोजन मंडल। ठीक, दोनों नाम से आ सकता है, कोई भी एक नाम पूछ सकता है वो कि समन्वय मंडल या उप सहसंयोजन मंडल किसे कहते हैं। तो हम इतनी देर से एक स्क्वायर ब्रैकेट देख रहे हैं, इस स्क्वायर ब्रैकेट को ही क्या कहते हैं? हम समन्वय मंडल कहते हैं। तो ठीक, कौन? स्क्वायर ब्रैकेट को हिंदी में क्या बोल सकते हैं हम? बड़ा कोष्ठक या गुरु कोष्ठक। तो स्क्वायर ब्रैकेट जिसमें किस को लिखते हैं हम? केंद्रीय धातु परमाणु या आयन, तथा किसको लिखा जाता है? लिगेंड्स को लिखा जाता है। क्या कहलाता है? उप सहसंयोजन मंडल या समन्वयन मंडल कहलाता है। उप सहसंयोजन मंडल या क्या कहलाता है? समन्वयन मंडल कहलाता है। ठीक, अब एग्जाम में आ गया समन्वय मंडल या उप सहसंयोजन मंडल किसे कहते हैं। तो बेटा इतना याद रखना आपको, वो स्क्वायर ब्रैकेट जिसमें हम किस को लिखेंगे? केंद्रीय धातु परमाणु या आयन को लिखते हैं, और साथ में किसको लिखते हैं? लिगेंड्स को लिखते हैं। ऐसा मंडल क्या कहलाता है? उप सहसंयोजन मंडल कहलाता है। तो एग्जाम्पल में हमने लिख दिया FeEN का होल थ्राइस ये, और इसके ऊपर चार्ज लगा दिया हमने +3। तो अब हमारा ये जो बड़ा कोष्ठक है वो ही क्या कहलाएगा? हमारा उप सहसंयोजन मंडल कहलाता है। ठीक, उप सहसंयोजन मंडल पर जो आवेश है उसके आधार पर अब हम आगे चलते हैं कि उप सहसंयोजी यौगिक कितने प्रकार के होते हैं। तो इसको नोट कर लें, फिर अपन अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। समझ में आ रहा अब आपको धीरे धीरे कि उप सहसंयोजी यौगिक में हमें क्या क्या पढ़ते जाना है। तो एक रिदम के साथ आप एक स्टेप बाय स्टेप सारी डेफिनेशन तैयार करते जाओ, और आगे आपको ये चैप्टर है ना इतना सड़ा होने वाला है, कुछ पूछो मत ही आप। देखो आप उप सहसंयोजी यौगिक, वापस चलते हैं हम। उप सहसंयोजी यौगिक, अब आ गई आपकी परिभाषा। उप सहसंयोजी यौगिक किन्हें कहेंगे? ठीक, इतनी देर के बाद अब आपको मैं लेके आया कहाँ पर? परिभाषा पर। तो ऐसे संकुल जो कहाँ पर? जलीय विलयन में, कहाँ पर?
जली विलयन में अपना अस्तित्व नहीं खोते हैं, अपना अस्तित्व नहीं खोते हैं, नहीं खोते हैं। ठीक। संकुल यौगिक ये भी एक प्रकार के लबर हैं जो जल में टूट जाने पर आयनों में टूट जाते हैं। आयनों में टूट तो जाते हैं पर ये अपना अस्तित्व नहीं खोते। तो ध्यान रखना इसकी परिभाषा लिखते समय, ऐसे संकुल लबर जो जली विलयन में अपना अस्तित्व नहीं खोते हैं तथा आयनों में विभाजित हो सकते हैं, विभाजित हो सकते हैं। अब ये अपना अस्तित्व क्यों नहीं खोते? क्योंकि इनमें जो बंध होता है उपसहसंयोजी बंध, उसका विखंडन नहीं होता। केवल विखंडन किसका होता है? तो एग्जाम्पल देखते बेटा। हमने सपोज कर लिया हमारे पास, ठीक, क्या है, K3FeCN6 हमें दिया गया है और हमसे कहा गया कि इसे जल में डाल दीजिए। तो हमने कहा हो डाल देंगे हम जल में। अब इसको हम जल में डाल तो देंगे तो क्या होगा? तो परिभाषा याद रखनी है। संकुल लबर वो हैं जो जल में आयनों में टूट जाते हैं पर अपना अस्तित्व नहीं खोते। तो आयन हमें कौन कौन से मिलेंगे? पोटेशियम आयन मिलेंगे और एक हमें क्या मिलेगा? संकुल आयन। तो हमें पोटेशियम आयन कितने मिल जाएंगे? 3 प्लस हमें मिलेगा एक संकुल आयन। कौन मिलेगा? एक संकुल आयन। तो जो हमें संकुल आयन मिलने वाला है यहाँ वो मिलेगा FeCN6। यहाँ पर कितना पॉजिटिव चार्ज अलग हो गया? +3। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? -3। क्या आ जाएगा? -3। ये संकुल आयन कितने प्रकार के हो सकते हैं? तो संकुल आयन 3 प्रकार के हो सकते हैं। संकुल आयन कितने प्रकार के हो सकते हैं? तो संकुल आयन 3 प्रकार के हो सकते हैं। संकुल आयन कितने प्रकार के प्राप्त हो सकते हैं? धनायनिक संकुल प्राप्त हो सकते हैं, धनायनिक संकुल प्राप्त हो सकते हैं, ऋणायनिक संकुल प्राप्त हो सकते हैं, ऋणायनिक संकुल प्राप्त हो सकते हैं। यदि हमारा संकुल उदासीन है तो हमें उदासीन संकुल प्राप्त होंगे, उदासीन संकुल प्राप्त होंगे। पर एक बात याद रखना, उदासीन संकुल जल में आयनित नहीं होते। ये जल में आयनित नहीं होते। ठीक है, याद रख लेंगे आप। ठीक, आयन विभाजित हो सकते हैं, यहाँ मैंने सत्ता लगाया बेटा। मतलब यदि ऋणायनिक संकुल हैं तो विभाजित हो जाएंगे, धनायनिक संकुल हैं तो विभाजित हो जाएंगे, किंतु उदासीन संकुल विभाजित नहीं होते हैं। तो ये हमारी है उपसहसंयोजी यौगिक की परिभाषा। क्या है बेटा? ऐसे संकुल लबर जो अपना अस्तित्व नहीं खोते। कब? जब इन्हें जल में डाला जाता है, किंतु आयनों में विभाजित हो सकते हैं। तो कौन से हो सकते हैं? धनायनिक संकुल वाले आयनों में विभाजित हो सकते हैं, ऋणायनिक संकुल वाले आयनों में विभाजित हो सकते हैं और उदासीन संकुल भी आयनों में विभाजित हो सकते हैं। ऐसा मत बोल देना, मुझे याद रखना। क्या याद रखना मुझे? कि सर ने कहा था कि उदासीन संकुल आयनों में विभाजित नहीं होते हैं। चलो अब हम देखते हैं एमपी बोर्ड में एक क्वेश्चन जो आया था, ठीक है, उसमें लिखा था आपका, ठीक, CrNH3 6Cl3, ठीक, में कितने आयनों में विभाजित हो सकता है? विभाजित होगा। ठीक बेटा, तो अब आपको क्या याद रखना है? मेरी बात याद रखना है कि ये एक उपसहसंयोजी यौगिक है। ये ऐसा संकुल है जो आयनों में विभाजित हो सकता है। कब? जब धनायनिक या ऋणायनिक संकुल हो। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कि इसको यदि हम जल में डाल दें, इसको यदि हम जल में डाल दें
तो क्या होगा बेटा जल में डालने पर, एक हमें मिलेगा संकुल आयन, तो हमें ये मिलेगा संकुल आयन, और दूसरे मिलेंगे हमें क्लोरीन आयन। तो क्लोरीन आयन कितने मिलेंगे बेटा, -1, कितने क्लोरीन है 3, और 1 क्या मिलेगा हमें संकुल आयन। और संकुल पे क्या चार्ज आएगा, तो ध्यान देना इधर पे संकुल पे क्या चार्ज आएगा, यहाँ कितना माइनस गया, तो यहाँ -3 गया, तो इस पर कितना चार्ज लेना है, अपोजिट 3। तो टोटल आयन कितने प्राप्त हुए, तो 1 प्राप्त हुआ हमारे को कौन, 1 प्राप्त हुआ हमें कौन, संकुल आयन, प्लस 3 प्राप्त हुए कौन हमें, क्लोरीन आयन। कौन प्राप्त हुए, 3 क्लोरीन आयन प्राप्त हुए। तो कुल कितने आयन प्राप्त हो गए बेटा हमारे को, 4 आयन प्राप्त हो गए। तो आंसर कितना आया इसका, कितना आ गया इसका आंसर 4। तो इस प्रकार का क्वेश्चन एमपी बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो आप ध्यान रखना कि जब भी हम उपसेचनिक यौगिक को जल में डालेंगे तो वो आयनों में टूटेगा। एक कौन सा आयन मिलेगा आपको, संकुल आयन, बाकी आपको मिलेंगे कौन, काउंटर आयन, काउंटर आयन। अब चलते हैं हम काउंटर आयन की तरफ, इसको नोट करो। अब हम कहाँ चलते हैं, काउंटर आयन की तरफ। तो अब हम चलते हैं कहाँ बेटा, कहाँ, काउंटर आयन, काउंटर आयन, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, प्रति आयन। यदि हमारा संकुल कैसा है, कैसा है, तो ऋण आयनिक है। यदि हमारा संकुल कैसा है, ऋण आयनिक है, तो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर, किसके बाहर, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर, ठीक, ऋणायनिक संकुल को, ऋणायनिक संकुल को क्या करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, ठीक, क्या लिखे जाते हैं, धन आयन लिखे जाते हैं। ठीक, और यदि हमारा संकुल कैसा है, धन आयनिक है, संकुल कैसा है, कैसा है, धन आयनिक है, तो परिभाषा बिल्कुल जस्ट अपोजिट, कि स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर किसको, धनायनिक संकुल को बैलेंस करने के लिए क्या लिखे जाएंगे, ऋणायन लिखे जाएंगे। आंसर क्वेश्चन, एक एग्जांपल देखें, जैसे हमारा स्क्वायर ब्रैकेट ये आ गया, FeCN6-3, ये हमारा ऋणायनिक संकुल है। अब इसको बैलेंस करने के लिए कहाँ पर, लेफ्ट साइड, कहाँ पर, लेफ्ट साइड क्या लिखेंगे, धनायन लिखेंगे। वो धनायन सोडियम हो सकते हैं, वो धनायन पोटेशियम हो सकते हैं। कितने सोडियम लिखने पड़ेंगे हमें यहाँ पर, 3, कितने लिखने पड़ेंगे, 3। तो हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा बेटा, Na3Fe और क्या बन जाएगा, CN6। ये बन गया हमारा एक उपसेचनिक यौगिक का आधुनिक सूत्र। और धनायनिक संकुल है तो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर क्या लिखेंगे हम, ऋणायन लिखेंगे। उदाहरण देख रहे हैं हम, ठीक, तो कहाँ लिखे जाएंगे, राइट साइड, कहाँ लिखे जाएंगे, राइट साइड, क्या लिखे जाएंगे, ऋणायन लिखे जाएंगे। तो ऋणायन हम, हमारे पास बहुत सारे हैं, हम किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जांपल हमने क्या ले लिया, क्लोरीन ले लिया। तो कितने क्लोरीन लिखने पड़ेंगे बेटा, 3। तो हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा, CrNH3 और Cl3। तो यहाँ पर सोडियम कौन है हमारा, काउंटर आयन। यहाँ क्लोरीन कौन है हमारे, काउंटर आयन। क्लियर, समझ में आ गया काउंटर आयन कौन है बेटा। तो काउंटर आयन को एक लाइन में परिभाषा देनी हो तो क्या लिखेंगे कि किसी भी संकुल को बैलेंस करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लिखे गए आयनों को काउंटर आयन कहते हैं। ठीक, स्क्वायर
ब्रैकेट के बाहर उपस्थित आयन क्या कहलाते हैं बेटा? काउंटराइन कहलाते हैं, काउंटराइन कहलाते हैं। ठीक है, तो यदि आपसे डायरेक्ट कोई पूछे कि भैया काउंटराइन कौन है, तो उसको इतना बोल देना, क्या बोल देना कि स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर संकुल को बैलेंस करने के लिए लिखे गए आयनों को ही काउंटराइन कहते हैं। काउंटराइन दो प्रकार के हो सकते हैं, धनायनिक काउंटराइन और ऋणायनिक काउंटराइन। धनायनिक काउंटराइन कब लिखना है बेटा? जब संकुल कैसा हो? संकुल कैसा हो? ऋणायनिक। और ऋणायनिक आयन कब लिखने हैं? जब संकुल कैसा हो? धनायनिक। ठीक है, यहाँ लिख लोगे तुम, क्या लिखना है? ठीक है, लिख लोगे ना पक्का? चलो ठीक है, हाँ लिख लेना, चलो नोट कर लेना इसको जल्दी फटाके से।